कृषि। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में किसमें एक का कुल वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? हरियाणा का है। फिर है कृषि गणना 2010-11 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में सीमांत जोतों का कितना प्रतिशत है? तो सीमांत जोतों का 40.69% था 2010-11 में सीमांत जोतों का। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? तो भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु कौन सी है हमारी? उपरोक्त सभी हैं। खाले हैं, जूट उत्पादन है और चीनी भी है। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं? तो तुम्हारे 5 कार्यरत हैं। कितने कार्यरत हैं? 5। ठीक है, 5 कार्यरत हैं। मूल्य के संदर्भ में वर्ष 2020-21 के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस एक वस्तु का अधिकाधिक कृषि निर्यात किया गया? 2020-21 में किसका निर्यात अधिक किया गया है? तो चावल का किया गया है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा निरंतर क्या रहा है? तुम्हारा निरंतर कम होता रहा है। अगला सवाल है 7 नंबर, इस समय 2021-22 में भारत की कुल GVA में कृषि का योगदान कितना है? तो इस समय में 2021-22 में जो भारत की कृषि का GVA में योगदान कितना है तुम्हारा? तो 18.8% है। 18 तुम्हारा 8% है तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन आ गया हमारा कि मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु वन का आवरण न्यूनतम कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 25%। मैदान में 25% और अगर पर्वतीय एरिया में पूछे तो वहाँ लगभग 66% होना चाहिए। क्योंकि 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, कि चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कोई भी देश दक्षिण अफ्रीका से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता, ये सही नहीं है ना। कोई देश तो ऊन का उत्पादन तो करता ही है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर यही होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व की 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का केवल 3%। तो ये भी सही है। मतलब तो सब सही है, तीनों A, C और D सही है। तो सही क्या है? मतलब अमेरिका जो है विश्व की 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, लेकिन निर्यात कितना मक्का करता है? 3% ही करता है। दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, भेड़ की संख्या विश्व की 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस और 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। अगर न्यूजीलैंड में देखें तो विश्व की 4% ही भेड़ हैं, लेकिन फिर भी वो 2/3 भेड़ मांस का निर्यात करता है विश्व का और 1/6 भाग ऊन का भी निर्यात करता है। भी सही है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, देश के कुल श्रम शक्ति में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में संलग्न श्रमिकों का क्या प्रतिशत है? तो इसका प्रतिशत तुम्हारा है 54.6%। तो अपने देश में श्रम शक्ति में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में कितने लोग लगे हैं? 54.6% है। 11वां सवाल है, वित्तीय वर्ष 2021 में किस कृषि वस्तु का निर्यात मूल्य सर्वाधिक था? तो सर्वाधिक कृषि का किसका था? चावल का निर्यात मूल्य 2020-21 में कृषि वस्तु का निर्यात मूल्य सबसे अधिक किसका था? चावल का था। 12वां क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपभोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें सन्निकट निरूपण ये है, नेट बुवाई क्षेत्र का 47% है, नेट बुवाई क्षेत्र 47% है, वन 23% है लगभग, और अन्य क्षेत्र लग के है 30%। तो हमारे 12 सवाल हो गए। अगला देखें फिर 13वां सवाल है हमारा कि देश की 6वीं आर्थिक जनगणना 2013 के अनुसार सकल उपक्रमों में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? देश की 6वीं आर्थिक जनगणना 2013 का पुराना सवाल है। तो अनुसार सकल उपक्रमों में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? तो उस समय संलग्न था हमारा 22.4%। ठीक है, 2020-21 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। 2020-21 में देश के निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात कितना है? ठीक है, 2020-21 में कृषि वस्तुओं का अनुपात कितना है तुम्हारा? तो ये अनुपात है तुम्हारा 14.3%। ये 20-21 का डाटा है। उसके बाद कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार भारत में बोए गए क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र की है सिंचाई की सुविधा? वो है 40% पर। ये 2010-11 का डाटा है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है तुम्हारा इसमें? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में उत्तर प्रदेश है, बाकी वैसे तो हरियाणा है नंबर 1 पे। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? ठीक है, तो कृषि क्षेत्र का विकास तुम्हारा पहली वाली में हुआ था। किसमें? पहली में विकास जो हुआ था लक्ष्य से ज़्यादा हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना में। किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है? तो पूरी तरह आयात पोटास पर निर्भर है। ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऊसर मृदा सुधारक के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है।
भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषक समुदाय में कितना है? तो सीमांत कृषकों की सहभागिता भारत में 68.52% 68.52% है। सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषि समुदाय में कितना है? 68.52% है। नवीनतम रिलीज जो है CSR 43 किसकी किस्म है? तो ये चावल की है, चावल की है, ठीक है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक वर्तमान में कौन है? ये वर्तमान इस समय भी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग ही है, इस समय भी है। बांस के उत्पादन में संसार में भारत का क्या स्थान है? बांस के उत्पादन में संसार में भारत का स्थान कौन सा? द्वितीय है। भारत में नीचे दिए कथनों खाद्यान्नों का उनके उत्पादन वर्ष 2021 मिलियन टन का सही ह्रासमान क्रम तो घटते क्रम में लगाना है। तो घटते क्रम में हमारा जो अनुपात है ये है चावल, उससे कम फिर गेहूँ, फिर उससे कम मोटे अनाज, फिर उससे कम दालें। तो चावल, गेहूँ, मोटे अनाज और दालें, ये क्रम है घटते क्रम में। अगला सवाल है तुम्हारा, ठीक है, कि खाद्य और पोषण मंडल फूड तथा न्यूट्रिशन बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो खाद्य और पोषण मंडल फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ये भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो भारत के ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला फिर 26वां नंबर सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दर प्रदर्शित की थी? तो किस पंचवर्षीय में हमारा किया था तुम्हारा, ठीक है, तो ये तुम्हारा था तीसरे में, क्योंकि इस समय चीन क्या कहते हैं उसे पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन, व्यवसाय नहीं समझा जाता है, यहाँ जीविका चला दे कृषि यही समझा जाता है, ठीक है। फिर भारत के आर्थिक संकेतक और कृषि उत्पादन 2020-21 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है तुम्हारा ये तुम्हारा 2 और 3 ही सम्मिलित है, ठीक है। ये तुम्हारा 20-21 का डाटा है। चावल का उत्पादन 122.3 मिलियन होता है, गेहूँ का उत्पादन 109.5 मिलियन टन हुआ था। 29वां सवाल है तुम्हारा, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण ये सब हैं। आवश्यकता से अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं, जोत का आकार भी छोटा है, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक भी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछेगा। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो सबसे अधिक भाग पर किसी खेती होती है? तुम्हारी गन्ना की। तो भारत के सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसी खेती होती है? अगर गन्ना, धान, कपास और गेहूँ देखो तो उसमें गन्ना की सबसे ज़्यादा खेती होती है सिंचित क्षेत्र पर, ठीक है। सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर गन्ना खेती की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा पूछ सकता है। वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला? तो वर्ष 2022 का, ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था हमारा डॉक्टर सिंथिया रोजेन जवेक को, ठीक है, रोजेन जवेक को मिला था, डॉक्टर सिंथिया रोजेन जवेक को मिला था। फिर है प्रायद्वीपी मतलब पेनिनसुला भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो वहाँ पर तालाब है, क्या है? तालाब है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किसके योगदान से जाना जा सकता है? तो उपरोक्त सभी के, भाई राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, कृषि सबसे बड़ा मतलब ज़्यादा राष्ट्रीय आय में तो भले ही योगदान करता है, लेकिन रोजगार बहुत लोग काम करते हैं कृषि, ठीक है। औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में, खाद्यान्न आपूर्ति के रूप में भी इसका कृषि का महत्व जान सकते हैं, उपरोक्त सभी है। फिर 34 है, भारत की सिंचाई की क्षमता 62% पूरा होता है। तो सिंचाई क्षमता है उसका 62% किससे पूरा होता है? तो उससे पूरा होता है लघु परियोजनाओं से। किससे? लघु परियोजना, सिंचाई की लघु परियोजनाओं से। ICAR नई दिल्ली द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2005 में। NAIP नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट ICAR द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है तुम्हारा 2006 में, और ठीक है 2006 में तुम्हारा शुरू किया गया था। उसके बाद तुम्हारा 36 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 37वां क्वेश्चन देखें तो देश में वर्तमान में ICAR नई दिल्ली के अंतर्गत कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो 731। तो इस समय देश में वर्तमान में ICAR नई दिल्ली के अंतर्गत कितने कृषि विज्ञान केंद्र KVKS कार्यरत हैं? 731, ठीक है। आम्रपाली एक्स वनराज किस्मों के क्रॉस से 2007-8 में कहे कि आम मैंगो की कौन सी संकर प्रजाति विकसित की गई है? तो वह है अनमोल। कौन सी? अनमोल विकसित की गई है। भारत में विभिन्न हिस्सों में कृषि उत्पाद के भिन्न भिन्न तीव्रताओं, बाढ़ और सूखों से बहुत अधिक प्रभावित है। उस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय धारणीय नहीं होगा? तो संबंध में कौन सा उपाय धारणीय नहीं होगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो कृषि के लिए बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों का परिहार, तो ये उपाय नहीं होगा कि उनको हम छोड़ ही दें, ड्राउट एरियो को परिहार कर दें, मतलब उनको त्याग दें। हम ये उपाय धारणीय होगा कि व्यापक सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान करें,
फसल कैलेंडर में परिवर्तन करें, बाढ़ और सूखे की दशाओं को सर्वाधिक उपयुक्त फसलों का चयन पर भर दें। एकदम उनको छोड़ दें ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40वां, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा में क्या नहीं सम्मिलित है, तो तिलहन सम्मिलित नहीं है, गेहूँ चावल और दलहन सम्मिलित है, ठीक है। फिर है 41वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो ये राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन दोबारा भी पूछ सकता है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। 42वां क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। तो भूमि जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है तुम्हारा, आर्सेनिक है। क्या है, आर्सेनिक अजैविक प्रदूषक है जो भूमि जल को दूषित कर रहा है। भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, तो इस पादप का क्या महत्व है, ठीक। इस पादप का महत्व पूछ रहा है, तो देखो इसमें इस पादप का महत्व है 1 और 3 इसमें सही होगा, तो 3 सही है। मतलब यह मृदा रक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। यह बायोडीजल का संबंध तो नहीं है, बायोडीजल का तो बिल्कुल नहीं, तो गलत है। इसमें पोषकी मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य भी नहीं, तो ये गलत है, ये 1 और 3 सही है। यह मृदा क्षरण में को नियंत्रित करता है, मृदा का जो है अपर्दन नहीं होता है, मरुस्थलीकरण को भी रोकता है और इसमें पोषकी मान होता है, ठीक है। और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में भी जीवित रहने के अनुकूल होता है, इसलिए ये योग्य है। इसलिए इस खेती को भारत सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अगला सवाल 2021-22, ठीक है, 21-22 तुम्हारा थर्ड जो है तुम्हारे एग्रीकल्चर एस्टिमेशन के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन हुआ, ये तुम्हारा अनुमान लगाया गया था। तो क्वेश्चन पुराना है, तो ये तुम्हारा कितना है तुम्हारा 314.5 मिलियन, 314.5 मिलियन टन हुआ था। फिर 45वां है सवाल, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 2014 में ओलावृष्टि से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। तो ये तुम्हारा था कौन सा, महाराष्ट्र हुआ था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसे 2 जुलाई 2015 को मंजूरी मिली, कब, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू हुई थी, 2 जुलाई 2015 को। ये भी अगले बार डेट भी पूछ सकता है, ठीक है। मंजूरी मिली तो उसमें क्या हुआ, मंजूरी दी गई थी के तहत बजट 2022-23 में कितनी राशि का आवंटन किया गया था। तो इस पर कितनी राशि का आवंटन तुम्हारा किया गया था, तो इस पर तुम्हारा 12,954 करोड़ का, ठीक है, 12,954 करोड़ आवंटन किए गए थे, ठीक है। 37वां सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई 2021 को कहाँ किया गया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 16 जुलाई 2021 को कहाँ किया गया था। तो वो किया गया तुम्हारा नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई है। तो इसमें योजना आरंभ की गई है जैव मूल्य श्रृंखला विकास योजना। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई है, जैव मूल्य श्रृंखला विकास योजना। 2016-17 के बजट में निम्नलिखित में से किनके जन्मदिन 14 अप्रैल 2016 के अवसर पर एकीकृत कृषि विपणन मंच राष्ट्र को समर्पित करने की घोषणा की गई थी। तो वो किनका जन्मदिन था तुम्हारा 14 अप्रैल को, किनका जन्मदिन होता है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का होता है, ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किया गया। इस मंत्रालय को किस नाम से अब जाना जाएगा, तो इसको नाम रख दिया गया है अब केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय का नाम है केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय नाम हो गया है, ठीक है। फिर है 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो कितनी राशि, 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है कितनी राशि दी गई है, तो वो है 19,000 करोड़, कितनी 19,000 करोड़। बजट 22-23 के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लिए 22-23 के बजट में कितना आया है तुम्हारा, वो है तुम्हारा 68,000 करोड़, कितना है 68,000 करोड़। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा दिसंबर 2015 में जारी आंकड़ों के मुताबिक 2013 में ग्रामीण औसत भू स्वामित्व कितना रह गया है। तो 2013 में ग्रामीण औसत भू स्वामित्व कितना रह गया है तुम्हारा, तो वो रह गया है हमारा 0.592 हेक्टेयर प्रति परिवार रह गया है, बहुत कम हो गया ना, 0.592 हेक्टेयर प्रति परिवार। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था तुम्हारा, उस समय था 101 स्थान था भारत का। अब की बार जो 2023 की रैंक आई है उसमें भारत का स्थान क्या है 111 है, तो ध्यान रखना। बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक को दिया गया था, ठीक है, मतलब बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बोरलाग पुरस्कार तुम्हारा दिया जाता है कृषि विज्ञान में। और 2023 का बोरलाग पुरस्कार किसको दिया गया है, स्वाति नायक को दिया गया है। देखो जो तुम्हारी स्वाति नायक हैं, स्वाति नायक उड़ीसा की कृषि वैज्ञानिक हैं, ठीक है, और इनको
बिहान दीदी भी कहते हैं, ठीक है। सीड लेडी भी इनका नाम है, बिहान दीदी सीड लेडी भी स्वाति नायक का ही नाम है, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए तुम्हारे 55 क्वेश्चन। और 56वां क्वेश्चन देखते हैं। WTO के घरेलू समर्थन प्रावधानों के अंतर्गत कुछ घरेलू समर्थन को व्यापार विकृत परक तथा कुछ को गैर व्यापार विकृत परक समझा जाता है। कई ऐसे बक्से हैं जिनके अंतर्गत घरेलू समर्थन को वर्गीकृत किया गया है। ग्रीन बॉक्स से संबंधित WTO को घरेलू समर्थन प्रावधानों के संदर्भ में क्या सही है, तो पूछ क्या रहा है इसमें क्या सही है, तो हाँ इसमें ये सही है। देखो, ग्रीन बॉक्स के रूप में चिन्हित किए जाने हैं तो किसी सब्सिडी को व्यापार में अवश्य ही विकृत नहीं लाना चाहिए। हाँ, तो ग्रीन बॉक्स में जो होता है वो विकृत नहीं लाता है। ऐसी मतलब ग्रीन बॉक्स में ऐसी मतलब वो हमारी सरकार हमारे किसानों को वो मदद देती है जो व्यापार में विकृत नहीं लाती। जैसे किसान अनुसंधान करे, अच्छे बीज विकसित करे तो किसानों को अच्छी फसल पैदा करे, मतलब कोई प्रत्यक्ष मदद ना करे। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अवश्य ही सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त होनी चाहिए, ठीक है, तथा इसमें मूल्य समर्थन अवश्य ही शामिल, हाँ इसमें मूल्य समर्थन है, MSP शामिल नहीं होता, इसमें MSP शामिल नहीं होता है, तो ये सही है, ठीक नहीं है तो ये सही है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ऐसे कार्यक्रमों के लिए होते हैं जो किसी उत्पाद विशेष पर निर्देशित नहीं होते हैं। हाँ, किसी उत्पाद के लिए मतलब ये ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी दी जाती है किसी उत्पाद पर नहीं होती कि मान लो जैसे अब हमने गेहूँ पर दी सब्सिडी तो गेहूँ का लोग ज़्यादा उत्पाद करेंगे फिर वो मार्केट में जाएगा तो व्यापार को विकृत करेगा, तो किसी उत्पाद पर निर्देशित नहीं होती है। इसमें किसानों हेतु प्रत्यक्ष आय समर्थन शामिल होते हैं जो वर्तमान उत्पाद स्तर या मूल्यों से जुड़े नहीं होते हैं, मतलब अलग रहते हैं। तो मतलब प्रत्यक्ष समर्थन तो होता है लेकिन वो किसी मूल्य से जुड़े नहीं होते, जैसे MSP दी जाती है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो सही कौन सा, तो ऊपर सब सही है इसमें ग्रीन बॉक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत दिए जाने वाले एम्बर बॉक्स सब्सिडी किसानों को उत्पादन सीमित करने के लिए दिए जाने वाले कुछ प्रत्यक्ष भुगतान हैं, ठीक है। और इसमें भी पूछ रहा क्या सही है क्या नहीं सही है, तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी अनुसंधान, रोग नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा जैसी सरकारी सेवाओं पर खर्च की जाने वाली राशि है, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में उत्पादन मात्र से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित समर्थन मूल्य सब्सिडी आय उपाय शामिल है, तो इसमें पूछ क्या रहा तुम्हारा, ठीक है। तो ये देखो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर इन कथनों पर विचार उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो इसमें वैसे कथन 2 नंबर सही है कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी अनुसंधान, रोग नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा जैसी सरकारी सेवाओं पर खर्च किए जाने वाली राशि है, ये तुम्हारा इसमें तुम्हारा 57 का बी तुम्हारा सही है, ठीक है, बी वाला सही है। तो 2014 में पूछा गया। तो ये ग्रीन बॉक्स में जो तुम्हारी सब्सिडी दी जाती है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और तुम्हारे जो भी हैं ब्लू बॉक्स वगैरह, एक बार जाके नेट पे उसको देख लेना जाके, तो इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लाज, एक किससे संबंधित है तुम्हारा, ये सब तुम्हारे जो संबंधित हैं ये विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। पीस क्लाज है और तुम्हारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये सब तुम्हारे विश्व व्यापार संगठन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य को सर्वोत्तम वर्णन करता है? बीजग्राम संकल्पना को मतलब सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है तुम्हारा, तो ये करता है किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना, ये इसका सबसे अच्छा है, ठीक है। तो 60वां अगला 60 सवाल क्या है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 15 जुलाई 2010 को कृषि आधारित 3 वेब पोर्टल आरंभ किए। निम्नलिखित में से कौन से वेब इन 3 पोर्टलों में शामिल नहीं था, तो उनमें से कौन नहीं शामिल था? राष्ट्रीय आपदा त्वरित संदेश पोर्टल, तो ये शामिल थे। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम पोर्टल शामिल था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल शामिल था, फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पोर्टल शामिल था, ये राष्ट्रीय आपदा त्वरित संदेश पोर्टल शामिल नहीं था। ये तो अभी शुरू किया गया 2023 में, भूकंप वगैरह की सूचना दे रहा है, ठीक है, तो ये नहीं शामिल था। ये तो अब शामिल है, त्वरित संदेश, जैसे भूकंप भी आया था तो उसका लोगों के मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, ठीक है, ये नहीं शामिल था। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखी? भारतीय कृषि का इतिहास हमारी लिखी है इन्होंने एम.एस. रंधवा ने। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है? राष्ट्रीय कृषि बाजार मतलब नेशनल एग्रीमेंट मार्केट को हम सरकार शुरू कर रही है, तो इसका लाभ क्या है? तो इसके लाभ तुम्हारे देखो इसमें दिए हैं, दोनों लाभ हैं, मतलब दोनों लाभ। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह कृषकों के लिए राष्ट्रीय बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता अनुरूप कीमत मिलती है।
इसमें दोनों सही है। फिर है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत वन आच्छादित है। तो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो कितने % पे है तुम्हारा, तो तुम्हारा वो कितने % में है, इसमें 21.71% पे है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, निर्यात में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी सम्मिलित, इफको नहीं सम्मिलित है, नाफेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, MMTC है, या इफको कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 65 भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरीफ की खेती की फसलों पर विचार करना है तुम्हारा। तो इसमें देखो क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है, कौन सा सही है, ये कथन सही है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, कौन सा कथन सही है। तो तुम्हारा कौन सा कथन सही, देखो धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, धान की खेती के अंतर्गत भारत में क्षेत्रफल अधिक है, ये सही है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक नहीं है। ज्वार की खेती का क्षेत्र तिलहनों से कम है, ये गलत है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र से तुलना में अधिक है, हाँ ये भी सही है। गन्ने की खेती के अंदर निरंतर क्षेत्र घट रहा नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं घटने है। तो इसमें 1 और 3 सही है, 65 हो गए, ये सही था। ठीक है, और थोड़े सवाल और बचे हैं, देख लेते हैं। तो है कि अगला सवाल 66 भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किसका मूल्य अधिकतम रहा। तो भारत ने सबसे ज़्यादा आयात किसका किया है, तो वनस्पति तेल का आयात किया है। किसका आयात किया है, वनस्पति तेल का। और तेल का भारत ज़्यादा आयात, खाने वाले तेल का ज़्यादा आयात करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। तो विश्व में सबसे बड़ा चावल का निर्यातक भारत ही रहा है 5 वर्षों में। नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो नलकूप से सबसे ज़्यादा कौन सिंचाई करता है, वो उत्तर प्रदेश करता है। 2020-21 में भारत में कोविड-19 महामारी जनित लॉकडाउन के बावजूद में से किस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक मजबूती प्रदान की। तो अर्थव्यवस्था को मजबूती किसने प्रदान की थी, वो कृषि एवं सहायक क्रियाएँ ही थी, कृषि एवं सहायक क्रियाएँ ही थीं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र की विकास दर कितनी रह सकती है। तो ये 2021-22 का डाटा है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं 3.9% रह सकता है। ठीक है। 2020-21 ठीक है के दौरान भारत में मत्स्य उत्पादन कितना रहा। ठीक है, 2021 के दौरान मत्स्य उत्पादन कितना रहा, तो वो रहा है 14.5 मिलियन टन। देश के सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहायक क्रियाओं का योगदान 2021 में कितना था। तो 2021 में योगदान था तुम्हारा 20.2% था। ठीक है, कब था तुम्हारा ये 2021 में। ठीक है, जीवे में मत्स्य पालन का योगदान 20.2% था। संघीय बजट 21-22 में किन वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर सेस लगाए जाते हैं। तो ये विकास उपकर सेस लगाए जाते हैं। ठीक, लगा देने की घोषणा की है। तो किस पर लगाने की घोषणा की है, तो तुम्हारा देखो इन पर है तुम्हारा 2.5 पेट्रोल पे लगाएंगे। ठीक है, और डीजल पे लगाएंगे, सिलेंडर पे नहीं लगेगा। ठीक है, डीजल पे लगाएंगे, तो ये सही है। 2.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पे और 4 रुपये प्रति लीटर डीजल पे लगाना है। तो ये तुम्हारा ए वाला सही है, 73 का ए वाला। ठीक है। अगला 74 हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है, गुजरात में कर दिया गया। 75वां सवाल है हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए GI टैग का प्रस्ताव रखा गया है। मशरूम किस क्षेत्र में पाया जाता है। गुच्छी मशरूम के बारे में क्वेश्चन पूछा भी था इसमें। ये तुम्हारा टोडा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। गुच्छी मशरूम टोडा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कृषि कानूनों पर किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित की है। तो ये जब कृषि आंदोलन चल रहा था उस टाइम का क्वेश्चन है। तो वो समिति कितनी 4 लोगों की, कितनी 4 लोगों की। अक्टूबर 2020 में अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई गेहूं की किस्म कौन सी है। तो ये पूछ सकता है, ये MACS 6478 है। ठीक है, 6478 MACS 6478 ये है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन 78 क्वेश्चन हाल ही में PP मॉडल के तहत देश के पहले एथेनॉल संयंत्र को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की। एथेनॉल संयंत्र को किस मॉडल पे, PP मॉडल पर। कहां स्थापित करेंगे हम, छत्तीसगढ़ में घोषणा की गई है। हाल ही में खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI जिसको फसाई बोलते हैं, ने 1 जनवरी 2021 को खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी सीमित करने के लिए कहा है। तो वो कहा है तुम्हारा अधिकतम 3%। ठीक है, अधिकतम 3%, 3% करो। ठीक, ज़्यादा नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज का अंग नहीं है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज का अंग नहीं है पूछ रहा, तो अंग इसमें ये नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान करना, ये इसका अंग नहीं है। ठीक है, उर्वरक सब्सिडी 65,000 रुपये करोड़ का प्रावधान, ये है आत्मनिर्भर भारत का।
अर्थव्यवस्था 10 क्षेत्रों के उत्पादन को समृद्ध प्रोत्साहन, ये भी है। कोविड-19 संक्रमण रोकथाम हेतु वैक्सीन अनुसंधान के लिए 900 करोड़ का प्रोत्साहन, ये भी है। ये नरेगा वाला इसमें नहीं है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 81 का सीट इसमें सत्य है, तीनों सही हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में योजना में तीनों सही हैं। यह आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेट का एक अंग है। 1 अक्टूबर 2020 के बाद किसी उद्यम में नियुक्त कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि में आदानों हेतु सब्सिडी, यह एक नवीन रोजगार प्रदायक योजना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? तो उसने किसने घोषणा की है? ये राजस्थान ने कहा कि हम कृषि बजट अलग से पेश करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कितनी मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? 20-21 का सवाल है, ठीक है, कि राष्ट्रीय कृषि कितनी मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम से जोड़ने का लक्ष्य रखा है? तो लक्ष्य रखा है 1000 मंडियों को, ठीक है। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र 2020 में आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पारित करके अनाज, दालों, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज तथा आलू को इस अधिनियम के परिधि से बाहर कर दिया था। 23 अक्टूबर 2020 को सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस वस्तु की भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है? तो किसकी कर दी है? प्याज की, ठीक है। ये प्याज की भंडारण सीमा निर्धारित की, कोई प्याज इस सीमा से ज़्यादा भंडारित नहीं कर सकता कि प्याज महंगा हो जाए। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई कोष MIF को बढ़ाकर दुगुना करने की घोषणा की है। इसमें प्रारंभिक कोष की कितनी राशि थी? तो प्रारंभिक कोष इसमें थी तुम्हारे कितना? 5000 करोड़। कितनी थी तुम्हारे? 5000 करोड़। तो केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई कोष को बढ़ाकर दुगुना करने की घोषणा की है। और पहले इसमें कितना था? 5000 करोड़ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सूची को मिलान करना है। क्या करना है? तुम्हारा मिलान करना है, ठीक है। इसमें तो CR धान 315, ठीक है। CR धान 315 तुम्हारा क्या है? ये जिंक, लौह एवं एंथोसाइनिन से परिपूर्ण है, ठीक है। तो तुम्हारा जो ये है, ठीक है, ये तुम्हारा CR धान 315 ये क्या है? ये है जिंक, लौह एवं एंथोसाइनिन है इसमें, ठीक है। और श्री नीलिमा अरबी क्या है? तो ये तो इसमें श्री नीलिमा अरबी नहीं, ये गलत हो गया। देखो CR धान 315 क्या है? जिंक, इसमें जिंक है। और श्री नीलिमा अरबी में क्या है? जिंक, लौह एवं एंथोसाइनिन है, ठीक है। लाधोवाल हाइब्रिड मक्का में क्या है तुम्हारा? लाधोवाल हाइब्रिड मक्का में तुम्हारा लाइसिन एवं ट्रिप्टोफान है। और गेहूं HI 1633 में क्या है? प्रोटीन, लौह एवं जिंक है। तो ये याद रखना। धान CR धान 315 में क्या है? जिंक है। श्री नीलिमा अरबी में क्या है? जिंक, लौह एवं एंथोसाइनिन है। लाधोवाल हाइब्रिड मक्का में क्या है? लाइसिन एवं ट्रिप्टोफान है। और गेहूं HI 1633 में क्या है? प्रोटीन, लौह एवं जिंक है। ये तुम्हारा मिलाने के लिए दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये तुम्हारे बायोफर्टिफिकेशन से जीन्स की समृद्धि की गई, ये उसका सवाल है, अभी दोबारा पूछ सकता है इसको। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस मूल्य के स्मृति में सिक्के जारी किए गए हैं? तो किसके मूल्य में सिक्के जारी किए हैं तुम्हारे? तो सिक्के जारी किए गए हैं ये 75 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं। कृषि एवं फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? कृषि एवं फर्टिगेशन के लाभ क्या हैं तुम्हारे? तो इसके देखो 1, 3, 4 ही लाभ हैं तुम्हारा, ठीक है। 2 लाभ नहीं, क्योंकि राख, फास्फेट सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों को सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, गलत है। सिंचाई जल की क्षारीयता को नियंत्रण संभव है, ठीक है। पौधों के लिए पोषण बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, हाँ। रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव है, ये है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि राख, फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, ये कोई फर्टिगेशन से थोड़ा हो पाएगा कि संभव ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखो, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसको क्या माना जाता है? एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है तो उसको हम लघु मानते हैं। क्या मानते हैं? लघु। एक हेक्टेयर जिसके पास कम होती है, 1 हेक्टेयर से कम होती है, उसको हम सीमांत मानते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर होता है उसको हम लघु मानते हैं। किसको मानते हैं? लघु किसान मानते हैं। तो ये हमारे कृषि से जो है हमारे पहले चैप्टर से क्वेश्चन हो गए परीक्षा वाली के। आगे फिर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।